नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। घातक असर वाला इजराइल हमास संघर्ष। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक और प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि इस प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिखते हैं। इस लड़ाई को छिड़े हुए करीब 4 महीने पूरे होने को हैं। इसमें करीब 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति और कूटनैतिक प्रयासों के बावजूद यह लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन के हमलों के रूप में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जॉर्डन समेत आसपास के 10 देशों में फैल चुकी है। यमन के ईरान समर्थक हौती आतंकियों के हमलों से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर काटकर यूरोप, अमेरिका जाना पड़ रहा, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में यह चुनावी वर्ष है और यूरोप में चल रही यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पा रहा। ऐसे समय में अमेरिका ऐसी किसी और लड़ाई में नहीं उलझना चाहता जिससे रूस को यूक्रेन की और जमीन हथियाने और यूरोप में दबदबा कायम करने का अवसर मिल जाए। यही कारण है कि अमेरिका ने सीरिया में जॉर्डन की सीमा पर स्थित अपने सैन्य अड्डे पर 28 जनवरी के ड्रोन हमले का जवाब तत्काल देने के बजाय सोच विचार कर देने का निश्चय किया। ड्रोन हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे और 30 से अधिक घायल हुए थे। यद्यपि ईरान ने हमले में अपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका से इनकार किया, फिर भी अमेरिका का मानना है कि यह हमला सीरिया में सक्रिय जैनाबियून ब्रिगेड या फतेमियून डिवीजन के या इराक में सक्रिय इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के किसी गुट ने किया है, जिन्हें प्रशिक्षण और हथियार ईरान का इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड देता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने स्वीकारा कि हमास इजरायल युद्ध के बाद से इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर 160 हमले हुए हैं। अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान समर्थित इस्लामी प्रतिरोध गुटों के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई हमले किए, परंतु वह लड़ाई को फैलाना नहीं चाहता। इसीलिए वह अपने अरब मित्रों के साथ मिलकर लंबे युद्ध विराम के एक सौदे पर काम कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ मिस्र की दिलचस्पी युद्ध विराम में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सुएज नहर उसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है और लाल सागर का व्यापार ठप होने से सुएज नहर से होने वाली आमदनी कम हो गई है। इसीलिए हमास नेता इस्माइल हानिया ने पिछले दिनों काहिरा जाकर नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर 2 दिनों तक विचार किया। इस सौदे में 2 बड़ी अड़चनें हैं। हानिया की मंशा है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के बाद इजरायल गाजा से हट जाए और अंतर्राष्ट्रीय सेना की देखरेख में फलस्तीन के राजनीतिक समाधान की बातचीत शुरू हो। नेतन्याहू गाजा से हमास की हस्ती मिटाए बिना वहां से नहीं हटना चाहते। संभव है कि दबाव में आकर नेतन्याहू और हानिया थोड़े दिनों के लिए कोई सौदा कर लें, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा। नेतन्याहू का गठबंधन ऐसे कट्टरपंथी जॉयनिस्ट दलों के समर्थन पर टिका है जो जॉर्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन पर यहूदियों का दैविक अधिकार मानते हैं, जबकि हमास जॉर्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन को फलस्तीनी और इजराइल को उस पर कब्जा करके बैठा देश मानता है। स्थायी युद्ध विराम होते ही इजराइल में चुनाव की मांग उठेगी, जिसमें नेतन्याहू का हारना लगभग तय है। यदि लड़ाई जारी रहती है और नेतन्याहू गाजा से हमास की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमास का राजनीतिक अस्तित्व उसी तरह समाप्त हो जाएगा जैसे सीरिया से इस्लामिक स्टेट का हुआ था। इजराइल हमास युद्ध एक नाजुक दोराहे पर है। एक रास्ता
बंधकों के बदले लंबे युद्ध विराम की ओर जाता है। इसका प्रयोग अमेरिका और अरब देश मिलकर सुलह की ऐसी रूपरेखा तैयार करने में कर सकते हैं जिसके सहारे अरब या अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में गाजा और पश्चिमी किनारे पर नया फलस्तीनी शासन कायम हो सके, इजराइल को सुरक्षा से जीने का भरोसा मिल सके और फलस्तीनियों को स्वतंत्रता से जीने और अपनी सरकार बनाने का हक मिल सके। ऐसा होने पर इजराइल और सऊदी अरब के संबंधों के बढ़ने की प्रक्रिया बहाल हो सकेगी और अमेरिका की प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया कॉरिडोर योजना भी आगे बढ़ सकेगी। इसमें दो बड़ी अड़चनें हैं। गाजा में हुए भारी संहार और विनाश के बाद हमास जैसे संगठनों को दोबारा पनपने से कौन रोकेगा? दूसरी बड़ी अड़चन यह है कि वे यहूदी बस्तियां जिन्हें इजराइल ने पिछले 57 वर्षों के कब्जे के दौरान फलस्तीनियों के पश्चिमी किनारे पर बसाया है, क्या इजरायली सरकार उन्हें वहां से हटा पाएगी? दूसरा रास्ता युद्ध विराम की जगह सीमित और लक्षित युद्ध जारी रखने की ओर जाता है, जिस पर नेतन्याहू अड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व उसी पर टिका है। वह हमलों को तब तक नहीं रोकना चाहते जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा यही है कि इतने व्यापक संहार और विनाश के बाद फलस्तीनियों के साथ साथ अरब देशों में भी इजराइल और पश्चिम के प्रति रोष की भावना फैल सकती है, जो हमास जैसे संगठनों के लिए जमीन तैयार करेगी। पश्चिमी किनारे और लेबनान में रोष पहले से ही उबाल पर है। हिजबुल्लाह के किसी रॉकेट से इजरायली बस्ती को बड़ी क्षति होते ही इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर भी लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। यमन, सीरिया और इराक में ईरान समर्थक प्रतिरोधी गुट अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। किसी जहाज या अड्डे को कोई बड़ी क्षति हुई तो अमेरिका को भी युद्ध में उलझना पड़ सकता है। लाल सागर का रास्ता बंद होने से विश्व व्यापार को वैसे ही क्षति हो रही है। समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है। ऐसी भयावह आशंकाओं को देखते हुए भलाई इसी में लगती है कि इजरायली जनता ही अपनी सरकार को बदले या फिर उस पर युद्ध विराम का दबाव डाले। अमेरिका के प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने ठीक ही कहा था, इजराइल की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ घरेलू राजनीति है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं शिवकांत शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।